केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रहार। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की, क्योंकि यही वो नाम है जो पाकिस्तान की जनता की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है और पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की सेना का ये मुखिया भारत में आतंकी हमला करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो अब वो भारत में अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके धमाके करवाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो अपने पाले हुए दो आतंकियों हाफिज सईद और मसूद अजहर के गंदे दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। आज बात आसिम मुनीर के उन दो हथियारों की करेंगे जो पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत साबित हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख की नजर उनकी तरफ नहीं जा रही। यानी मसूद और अजहर की बात करने वाले, हाफिज सईद और मसूद अजहर की बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए भारत में हाफिज सईद या मसूद अजहर के परिवार से जुड़ी मुस्लिम महिलाओं की मदद से भी भारत के अलग अलग शहरों को दहलाने की साजिश रची गई थी। तभी तो पाकिस्तान में मैडम सर्जन के नाम से जानी जाने वाली शाहीन, जो कि मसूद की बहन की करीबी थी, दिल्ली बम धमाकों में उसने इस साजिश को रचने और इसे अंजाम तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार निभाया। आखिर मैडम सर्जन यानी शाहीन कैसे पाकिस्तान के संपर्क में आई और कैसे पाकिस्तान की मदद करके भारत में उसमें धमाके कराए, ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद कैसे शाहीन और उससे जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, कैसे एजेंसियां उनके खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगे। साथ ही बात होगी बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार में मची कलह की, क्योंकि आरजेडी प्रमुख लालू के लिए बिहार की जनता के मन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन परिवार के अंदर भी एक दूसरे के साथ रिश्तों में सब खत्म हो चुका है। क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तो खुद को परिवार से पहले ही अलग कर लिया था, लेकिन अब लालू को किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी भी परिवार से इस तरह नाराज है कि उन्होंने राजनीति के साथ साथ परिवार तक को त्यागने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है परिवार के जयचंदों को। बताएंगे आपको कि यह जयचंद कौन है और परिवार का यह मनमुटाव पूरी पार्टी के लिए कैसे घातक साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़े सिरदर्द बने आसिम मुनीर की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बारूदी साजिश से जुड़े तार इसके साथ कई राज सामने आ रहे हैं। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने आतंकी मसूद और हाफिज सईद को फ्री हैंड दे दिया है। आर्थिक कंगाली, राजनीतिक बर्बादी और दुनिया भर की फटकार और ऑपरेशन सिंदूर वाली धुलाई के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में चल रही है और यह आतंक की फैक्ट्री भारत को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। भारतीय जांच एजेंसियां दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद इसके एक एक तार को जोड़ रही हैं। वहीं पाकिस्तान के एक पत्रकार ने 5 महीने पहले ही यह दावा कर दिया था कि भारत में अब इस तरह के हमले होंगे और इसके पीछे मसूद अजहर और हाफिज सईद का हाथ है। बता दें कि ये वही जावेद चौधरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बेहद करीबी माना जाता है और अब ये कैसे पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। उस वीडियो में जावेद चौधरी को साफ कहते सुना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर को जो नुकसान पहुंचा है, उसके बाद उन्होंने भारत में आतंकी हमला करवाने के लिए उसे फ्री हैंड दे दिया है। पहले सुनिए क्या कहना है पाकिस्तान के पत्रकार का। कि ये लोग इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और इंडिया को ये महसूस हो जाना चाहिए कि हमने उन लोगों को खोल दिया है जिनको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कंट्रोल किया था। अब पाकिस्तान ज़ाहिर अपना हाथ खींच लेगा। अब पाकिस्तान हाथ खींचेगा तो फिर तकलीफ ज़ाहिर इंडिया को होगी। पाक का टेरर प्लान एक्सपोज कैसे हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए ये आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब एक बार फिर से हो गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से बदला लेने के लिए आतंकियों को फ्री हैंड दे दिया गया है। मसूद और हाफिज सईद खुलकर आतंक फैला रहे हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद ने दिल्ली में ब्लास्ट करवाया है।
पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने खुद इस बात का दावा किया है। जैश लश्कर ने भारत में एक्टिव किए हैं अपने स्लीपर सेल्स। मुनीर आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को फंड तक दे रहा है। लंबे समय से आतंकी भारत को दहलाने की योजना बना रहे हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर आतंकी तलहा सईद की है, जिसने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की एक बड़ी बैठक बुलाई और यह दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद की तस्वीर है। यह तस्वीर बताती है कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है और भारत में हुए धमाकों के बाद कैसे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। इस बैठक के बहाने पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, लेकिन यह जश्न बहुत लंबा नहीं है। भारत इसका कड़ा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से यह बात कह दी थी कि षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आतंकी तलहा का आपको वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो खुलेआम बता रहा है कि लश्कर ए तैयबा कितनी शाखाएं चलाता है, जिससे पाकिस्तान में उसकी मजबूत पकड़ है। एक तो तबका ये है कि यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वेमेन विंग है, टीचर विंग है, वकला विंग है, लेबर विंग है। ये सारे मुख्तलिफ तबकात इस तरह मौजूद हैं। लोग असातिज़ा भी हैं, लोग तलबा भी हैं, लोग यूथ भी हैं, लोग वकला भी हैं, लोग लेबर भी हैं। तो ये जो जितने ये विंग हैं, इन सब में हमारी यूनियन काउंसिल लेवल पे जुज़वक्ती तौर पर हमें एक एक लाजमी तौर पर जिम्मेदार को मुतय्यन करना चाहिए। और अब आतंकी सैफुल्लाह सैफ का वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। ये दिल्ली में हुए आतंकी हमले के 10 दिन पहले का वीडियो है, जहां सैफुल्लाह भारत को गीदड़ भभके दे रहा है और हमले के लिए बांग्लादेश को लॉन्च पैड बनाने की बात कर रहा है। हाथ का सबक पड़ा है 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया है। अगर जिहाद को छोड़ोगे, किताब और सुन्नत को छोड़ोगे, फिर इंडिया तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसके साथ था, ये सब कुछ था। आज वो सारे बैठ गए हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें खड़ा कर दिया है। तुम 2 जुमले कहते हो, तुम कश्मीर की बात करते हो, हिंदुस्तान के 200 चैनल चीखना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो पश्चिमी बंगाल जो हमसे छीना गया था। तुमने ये कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर डबो दिया है, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह भाड़ रहा है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा कैसे भारत के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे, पाकिस्तानी पत्रकार ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की पोल खोली जा रही है। और केवल ये पोल उन आतंकियों की नहीं खोली गई है, बल्कि आसिम मुनीर की भी पोल खोली गई है, क्योंकि आसिम मुनीर ही इन आतंकियों को पाल पोस रहा है, इन्हें बढ़ावा दे रहा है, इन्हें पैसे दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकियों के टेरर मॉड्यूल को नेस्तनाबूद कर दिया। जैश और लश्कर के आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए। आतंकी मसूद के अपने मारे गए, जिसके बाद आतंकी आका मसूद और हाफिज कहीं बिल में जाकर छिप गए। जब मसूद को लगा कि अब भारत में घुसपैठ मुश्किल है, तो उसने लश्कर के साथ डील की और महिला विंग पर काम करना शुरू किया ताकि वो भारत से बदला ले सके। दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, जांच शुरू हुई तो परत दर परत आतंकी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे लश्कर जैश का हाथ था। इन दोनों आतंकी संगठन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश रची। 30 अक्टूबर को खैरपुर तमेवाली में लश्कर की रैली हुई। रैली में सैफुल्लाह ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। इस हमले को 10 दिन ही बीते थे कि भारत में लाल किले के पास आतंकी हमला हो गया, जिसमें 12 लोग मारे गए। इस हमले के बाद जांच एजेंसियां इसके एक एक तार जोड़ रही हैं।
वहीं पाकिस्तान के एक पत्रकार ने 5 महीने पहले ही ये दावा कर दिया था कि भारत में अब इस तरह के हमले होंगे और इसके पीछे मसूद अजहर और हाफिज सईद है। इंडिया ने हरकत करके इन लोगों को जवाब दे दिया है कि ये बदला ले सकते हैं। अब अगर इंडिया के अंदर धमाके होने शुरू हो जाते हैं या ये अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देते हैं तो खुद अंदाजा लगाएं कि इंडिया कहां पे स्टैंड करेगा, क्योंकि ये लोग इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और इंडिया को ये महसूस हो जाना चाहिए कि हमने उन लोगों को खोल दिया है जिनको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कंट्रोल किया था। अब पाकिस्तान ज़ाहिर है अपना हाथ खींच लेगा, अब पाकिस्तान हाथ खींचेगा। इस वीडियो में जावेद चौधरी को साफ कहते सुना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर को जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद उन लोगों को भारत में आतंकी हमला करवाने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। यह हमला भारत में ही एक्टिव उनके स्लीपर सेल करेंगे। हैरानी की बात यह है कि वीडियो मई 2025 का है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद इस पर काम शुरू हो गया था। जावेद चौधरी के भारत में आतंकी हमले करवाने के इस बयान ने साफ कर दिया है कि इन हमलों की योजना पुरानी है, जिन्हें अब अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंक का ठिकाना है, वो आतंक को पाल पोस रहा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक आतंकवादी घोषित हो चुके हैं। इसके बावजूद मुल्ला मुनीर और शहबाज उनकी विचारधारा और नेटवर्क लगातार संरक्षित कर रहे हैं। वीडियो में चौधरी जिस अंदाज में दोनों आतंकियों की काबिलियत का जिक्र कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान के भीतर उन्हें मिलने वाले समर्थन का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मौलाना मसूद अजहर साहब ने एक ऐलान किया है और उनका ऐलान ये है कि इंडिया ने क्योंकि मेरे घर पे, मेरे मदरसे पे हमला किया है तो अब मेरे पास ये हक है कि मैं उसका बदला लूं। और मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो इंडिया उनसे बड़ा घबराता है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं और उनके जो फदाई हैं वो भी कमाल लोग हैं, वो जान दे देते हैं लेकिन अपना हदफ जो उस तक पहुंचते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहां पे बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर और साथ साथ हाफिज सईद साहब की भी एस्टैब्लिशमेंट है और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। दिल्ली में 10 नवंबर को धमाका हुआ और ठीक अगले दिन 11 नवंबर को पाकिस्तान में विस्फोट की घटना सामने आई। इस दोहराव ने कई विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान ऐसे काउंटर इंसिडेंट दिखाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान अक्सर अपने प्रायोजित हमलों को छिपाने के लिए इस तरह की चाल रचता रहा है ताकि ध्यान भारत से हटे और खुद को आतंकवाद का शिकार दिखा सके। बहरहाल दिल्ली धमाके के बाद भारतीय एजेंसियां डिजिटल सिग्नल, विस्फोटक सामग्री, कॉल रिकॉर्ड और सीमा पार से जुड़े लिंक की जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली में हुए आतंकी हमलों को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है। न सिर्फ वो आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जाल बिछा रहा है, बल्कि आतंकियों को फंड भी दे रहा है और ये आरोप पाकिस्तान के भीतर से ही सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे मुनीर का हाथ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाक के मेजर ऐसा दावा कर रहे हैं। पहलगाम हमले के वक्त भी उन्होंने ये दावा किया था कि ये मुनीर की ही साजिश है और उसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया था। यानी इन आरोपों के बाद, पाकिस्तान के भीतर से उठ रहे इन आरोपों के बाद एक मतलब तो साफ है, एक बात तो साफ है कि जैश के टेरर मॉड्यूल को मुनीर ने खुद एक्टिव किया है और दावे के मुताबिक मुल्ला मुनीर के कहने पर मसूद अजहर और जैश ने मिलकर दिल्ली धमाके का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर जिस टेरर मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है, उसका लिंक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश से जुड़ा है, जिसके कई सबूत सामने आए हैं। ये वही जैश ए मोहम्मद संगठन है जिसे मसूद चलाता है। ये वही आतंकी मसूद अजहर है जिसका ऑपरेशन सिंदूर में सब तबाह हो गया। भारतीय सेनाओं ने आतंक को ऐसी चोट दी कि उसके ठिकाने नेस्त नाबूद हो गए।
लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो बहावलपुर आतंकी अड्डा तबाह हुआ, आखिर वो तुरंत फिर से एक्टिव कैसे हो गया? कैसे उसने भारत में अपने स्लीपर सेल एक्टिव किए और कैसे भारत पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया? इन सब के पीछे एक ही शख्स है जिसने आतंकी जड़ों को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसे सिर्फ अपना फायदा दिखता है। इसे ना अपने मुल्क की पड़ी है और ना अपने आवाम की, ना ही अपनी फौज की। ये है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सूत्रों की माने तो जैश और लश्कर को एक्टिव करने के पीछे मुल्ला मुनीर का हाथ है और आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने के लिए मुनीर ने पूरी ताकत झोंक दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद ने ऑनलाइन चंदा मांगना शुरू किया था। पाक की मस्जिदों और मदरसों पर पोस्टर चिपकाए गए और लोगों से चंदा देने की अपील की गई। उसी दौरान फील्ड मार्शल मुनीर ने जैश को फंड दिया। मुनीर ने आतंकियों की मौत के बदले मुआवजा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार खत्म हो गया। आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसके बाद मुनीर ने मसूद को 14 करोड़ रुपए दिए। मुनीर ने इस आतंकी योजना को शुहादा पैकेज नाम दिया और दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पैसों से मसूद ने आतंकी अड्डों को फिर से खड़ा किया। जैश ने आतंकियों की भर्ती की, महिलाओं को भी आतंकी ट्रेनिंग देनी शुरू की, महिला आतंकी ब्रिगेड को तैयार किया और मुनीर की फंडिंग से भारत में जैश के स्लीपर सेल और हैंडलर को एक्टिव किया। मतलब यह कि दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ने की बात कहने वाले आतंकिस्तान ने भीख मांगने वाले मुल्ला मुनीर ने पीछे से जैश को फंड दिया ताकि वो भारत को दहला सके। ये वही पाकिस्तान है जो कर्ज की रट लगाए रहता है। ये वही पाकिस्तान है जो IMF के सामने गरीबी का रोना रोता है, गिड़गिड़ाता है और जैसे ही उसे पैसा मिला उसने इन पैसों को आतंक की झोली में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान गुर्बत के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसकी हरकतें कम नहीं हो रही हैं। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आवाम के हक का पैसा दुनिया में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भारत में दहशतगर्दी की कमान बुरके वाली डॉक्टर को दे दी, जिसका खुलासा लाल किला धमाके के साथ हुआ और अब इस डॉक्टर से जुड़े हुए कई लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल में कई डॉक्टर शामिल हैं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी है डॉक्टर शाहीन, जिसकी गाड़ी से हथियार बरामद हुआ है। और अब खुलासा यह भी हुआ है कि डॉक्टर शाहीन बीते 10 साल से जैश से जुड़ी हुई थी और भारत में टेरर डॉक्टर्स की एक फौज तैयार कर रही थी। लेकिन फौज तैयार करने के बीच में ही इसकी पूरी जानकारी खुफिया एजेंसियों को लगी और पूरा सा कच्चा चिट्ठा खुलकर सबके सामने आ गया। डॉक्टर शाहीन फिलहाल फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, जहां के कई डॉक्टर इस मॉड्यूल के सामने आने के बाद एक्सपोज हुए। फरीदाबाद आने से पहले डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में काम करती थी और उत्तर प्रदेश में भी रहते हुए भी डॉक्टर शाहीन ने कई डॉक्टर्स को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ा था, जिसकी जांच अभी भी जारी है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डॉक्टर शाहीन, आतंकी शाहीन के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन को जैश से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन कहते थे। खुलासे के मुताबिक डॉक्टर शाहीन इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित थी। पहले महिला प्रतिबंधों का यह विरोध किया करती थी। डॉक्टर शाहीन ने कई मेडिकल कॉलेजों में काम भी किया है, लेकिन जैश के संपर्क में आने के बाद शाहीन दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने लगी। पहले जैश के दहशतगर्दी प्लान का हिस्सा बनी और फिर भारत में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची। और बीते कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बीते कई सालों में कई डॉक्टर को जैश के नेटवर्क में इसने शामिल किया था और अभी भी अगर इसका खुलासा नहीं होता तो और भी डॉक्टर्स इसके कांटेक्ट में थे, जो आने वाले समय में भारत में कई जगहों पर नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर शाहीन के हैंडलर सीमा पार पाकिस्तान में बैठे थे, लेकिन डॉक्टर शाहीन की सबसे खास थी मसूद अजहर की बहन, जो जैश के महिला विंग की कमांडर भी है और इसी ने डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश की महिला विंग का कमांडर बनाया था और उसी ने डॉक्टर शाहीन को यह जिम्मेदारी दी, जिसके बाद इस महिला के मन में, शाहीन के मन में जहर भरा और ये इतनी कट्टरपंथी हो गई कि लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटी। 10 साल से डॉक्टर शाहीन जैश से जुड़ी हुई थी और इन 10 सालों में डॉक्टर शाहीन ने टेरर डॉक्टर्स का जो पैनल तैयार किया था वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रच रहा था। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन डॉक्टर्स डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट में थे।
लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसके तार अब हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर से जुड़ने लगे हैं और इस कनेक्शन की सबसे बड़ी कड़ी है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन की टेरर कुंडली के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं, न सिर्फ लाल किले के सामने के धमाके के राज सामने आ रहे हैं, बल्कि एजेंसियों के सामने अब दहशत की ऐसी स्क्रिप्ट खुल गई है जो हैरान करने वाली है। टेरर वाले साजिश का सबसे बड़ा एपिसेंटर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी जहां टेरर की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड शाहीन डॉक्टर के वेश में दहशत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। धमाके के बाद ये साफ हो गया कि शाहीन का जैश से पुराना कनेक्शन है। जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर की बहन डॉक्टर शाहीन को गाइड करती थी और उसी के ऑर्डर पर डॉक्टर शाहीन टेरर का नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने में देरी के चलते प्लान फेल हो गया। शाहीन को जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन बुलाते थे। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में आने से पहले यूपी में रहते थे। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर शाहीन का टेरर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन 2010 के आसपास विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर के संपर्क में आई और यही डॉक्टर टेरर डॉक्टर शाहीन को दस्तावेज वीडियो भेजता था, जिसके बाद शाहीन इस्लामिक कट्टरता का हिस्सा बनी। महिलाओं पर प्रतिबंध का विरोध करने वाली शाहीन ने इसी के बाद हिजाब पहनने की शुरुआत की। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर जैश और आईएसआई के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम शाहीन ही देखती थी। जांच में ये भी पता चला है कि 2022 में मॉड्यूल में शामिल ये डॉक्टर तुर्की में आईएसआई के हैंडलर अबू उकाशा से मिले थे, जिसके बाद भारत में धमाके की प्लानिंग शुरू हुई। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के कानपुर वाले उस घर में भी पहुंची जहां डॉक्टर शाहीन रहा करती थी। जानकारी के मुताबिक उसी वक्त से डॉक्टर शाहीन जैश के संपर्क में आई। शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं। चूँकि वही एरिया है चमनगंज जहाँ पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती रही, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करी। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। जांच एजेंसियां एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। वहीं डॉक्टर शाहीन को लेकर रोजाना हो रहे खुलासों से साफ है कि लाल किले के सामने जो धमाका हुआ इस पूरी साजिश का हिस्सा भर था। जबकि जैश के मैडम सर्जन अपने नापाक मसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, जिसका ऑर्डर सरहद पर बैठा आतंक का सबसे बड़ा आका मसूद अजहर दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, आतंकियों की नई तस्वीर सामने आ रही है और इन तस्वीरों के साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है सुरक्षा एजेंसियों को कि आखिर ये तार कहां-कहां से जुड़े हुए थे और किन किन जगहों से इन लोगों को फंडिंग और मदद पहुंचाई जा रही थी। दिल्ली में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ाने वाले आतंकी उमर नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर नूह की है, जहां एटीएम के बाहर आतंकी को देखा गया। ये सीसीटीवी दिल्ली में ब्लास्ट से करीब 18 घंटे पहले का है। नूह में उमर i20 कार लेकर एटीएम में कैश निकालने के लिए पहुंचा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एटीएम में उसे कैश नहीं मिला। इसके बाद एटीएम में मौजूद गार्ड को पैसे का लालच देकर अपने साथ शहर के दूसरे एटीएम में ले गया और वहां कैश निकाला। इसके करीब 20 मिनट बाद कार लेकर उमर दोबारा उसी एटीएम के बाहर पहुंचा और गार्ड को छोड़कर वहां से चला गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस अब गार्ड की तलाश कर रही है कि आखिर ये गार्ड या दूसरा बैठा हुआ शख्स आतंकी उमर के बगल कौन था, जिससे इसके बारे में और जानकारी मिल सके। ये कोई पहला वीडियो नहीं है, उमर की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अब ये तस्वीर एक बार और देख लीजिए। एक नई तस्वीर फरीदाबाद की एक दुकान का ये सीसीटीवी है, जहां उमर ने फोन चार्ज करवाया था। उसके पास 2 फोन और एक बैग दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियां उमर के फोन का डेटा खंगालने में लगी हुई हैं, लेकिन क्योंकि जिस वक्त कार में ब्लास्ट हुआ
उमर के साथ ही उसके फोन मौजूद थे, तो उसमें से डेटा रिकवर करना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके बाद भी उसके डेटा को रिकवर करने की तैयारी की जा रही है। इन दोनों फोन के डेटा रिकवर किए जा रहे हैं। ब्लास्ट के पहले तक उमर कहां दिखा, इन 6 तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट से पहले कहां दिखा था आतंकी उमर। फरीदाबाद की एक दुकान पर, नूह के एक एटीएम पर, बदरपुर टोल के पास दिखा था, कनॉट प्लेस की रेकी करते हुए दिखाई दिया था, लाल किला पार्किंग से निकलते हुए नजर आया था, जाते हुए वहां से दिखा था, और मस्जिद के बाहर चलते हुए भी उसे देखा गया है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से पहले वो अलग अलग जगहों पर गया था, वो मस्जिद भी गया था नमाज पढ़ने के लिए, और उसके पहले उसने दिल्ली में कई जगहों की रेकी की थी। जब उसने देखा कि किस जगह पर सबसे ज्यादा भीड़ है, क्या उसके बाद वहां पर ब्लास्ट किया गया, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट की तैयारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ लाल किला इलाके में मिली, इसलिए वहां पर ब्लास्ट किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। हमले के पहले आतंकी उमर को किस किस टाइम पर कहां देखा गया, वो कैसे हमले के 18 घंटे पहले से नोएडा दिल्ली के चक्कर लगा रहा था, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 9 नवंबर को सुबह करीब 9 नवंबर को रात 11:43 पर I-20 कार को खलीलपुर टोल प्लाजा के पास देखा गया था, यानी ब्लास्ट से एक दिन पहले का दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। उसके बाद 10 नवंबर को सुबह 3:07 पर KMP स्ट्रेच के पास कार पार्क की गई थी। फिर 10 नवंबर को ही सुबह 6:42 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। ये सीसीटीवी के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। 10 नवंबर को ही सुबह 8:03 पर गाड़ी बदरपुर से अंदर घुसती है, दिल्ली में एंटर करती है, और 10 नवंबर को सुबह 8:31 पर आश्रम चौक से रिंग रोड की तरफ ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। 10 नवंबर को सुबह कुछ ही मिनटों के बाद यानी 8:35 पर DND से ये गाड़ी नोएडा में भी एंट्री करती है। 10 नवंबर सुबह 8:37 यानी 2 मिनट के बाद ही DND से मयूर विहार में जाती हुई ये गाड़ी दिखाई देती है। 10 नवंबर को दोपहर 2:04 पर CP आउटर सर्कल के पास ये गाड़ी सीसीटीवी में दिखाई देती है, और 10 नवंबर को उसके कुछ ही मिनटों के बाद 2:10 पर 12 खंबा रोड पर गाड़ी दिखती है। 10 नवंबर को ही दोपहर 2:17 पर रामलीला मैदान, और 10 तारीख को ही दोपहर 2:34 पर तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के पास खुद दिखाई देता है। दोपहर 3 उसी दिन दोपहर 3:15 पर दिल्ली गेट की रेड लाइट पर देखी जाती है ये I-20 कार। फिर 3:16 पर दरियागंज पुलिस स्टेशन के पास ये गाड़ी दिखाई देती है। कुछ मिनट के बाद, ज्यादा देर नहीं होती है, उसके कुछ ही मिनट के बाद 3:29 पर लाल किले की पार्किंग में उमर इस गाड़ी को लेकर जाता है, और शाम 6:23 पर उसी शाम को 6:23 पर वो गाड़ी से बाहर निकलता है, गाड़ी को बाहर लेकर निकलता है, और 6:52 पर लाल किले के पास धमाका होता है। पिछले सोमवार को यह धमाका हुआ जिसमें 12 लोगों की जान गई थी, और अभी भी इस मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली धमाका मामले में NIA ने नूह की हिदायत कॉलोनी में छापा मारा। आतंकी उमर यहां 10 दिन रुका था। NIA उस कमरे तक पहुंची जहां उमर ठहरा था, हालांकि कमरा बंद मिला था। मकान मालिक की तलाश अभी जारी है। हालांकि मकान मालकिन शाहिद, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन था, उसकी बहन बताई जा रही है, जो अभी फरार है। नूह में जहां उमर रुका वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि अभी इस वक्त पुलिस की उस जगह पर छानबीन कैसे जारी है, तलाश किस किस जगह पर की जा रही है। हिदायत कॉलोनी के एक घर में 10 दिन तक किराए पर रुका था। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूं। पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से एक घर दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं, ये नूह का हिदायत कॉलोनी है, और हिदायत कॉलोनी के इसी घर के एक कमरा किराए पर लेता है उमर, और 10 दिन तक यहाँ पर रुकता है, और जिसके बाद 10 नवंबर के दिन जो है शाम के समय राजधानी में तेज धमाका होता है। अभी फिलहाल मौके की तस्वीरें ये हैं कि पुलिस ने इस घर को बंद कर दिया है। दाएं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे की जा चुकी है, गली को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बताया जाता है कि उमर का जो इलेक्ट्रीशियन था शोएब ने इस घर को उमर को 10 दिन के लिए रेंट पे दिलवाया था, क्योंकि शोएब की साली का घर ये बताया जाता है, क्योंकि साली इस घर की मकान मालकिन है, ऐसे सोर्स के हवाले से खबर है। लेकिन अब पुलिस जब यहाँ पे आती है, एजेंसीज यहाँ पे आती है, तो घर की पूरी तरह तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीजें जो है वो नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने इस समय जो शोएब, जिसने आतंकी उमर को ये कमरा 10 दिन तक रेंट पे दिलवाया था, शोएब इस समय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कस्टडी में है। कुल मिलाकर यह बात तो तय है कि आतंकी डॉक्टर उमर
पूरी साजिश का सेंटर पॉइंट था। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं कि ये जो बातें कही जा रही हैं या जो पुलिस की जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है एजेंसियों की, वो क्या क्या चीजें हैं। दरअसल बम बनाने में एक्सपर्ट था उमर और टाइमर डेटोनेटर का एक्सपर्ट भी माना जाता है। विस्फोटक जुटा रहा था ये, इसने अलग अलग जगहों से विस्फोटक जुटाए थे। हवाला क्रिप्टो का भी एक्सपर्ट माना जाता था। फंड मैनेज करने में भी ये एक्सपर्ट था। फार्म हाउस में टेरर लैब इसने तैयार की थी। तो इस तरीके से आतंकी उमर को हर चीज के एक्सपर्ट माना जाता था। पढ़ा लिखा था, व्हाइट कॉलर शख्स, दुनिया के बीच रह रहा था। लोगों के इलाज करने की जिम्मेदारी इस पर थी, पढ़ाई लिखाई की थी कि लोगों का इलाज करेगा। लेकिन ब्रेन वॉश ऐसा हुआ कि ये आतंक की दुनिया से जुड़ गया और इसने खुद को तो खत्म किया ही, लेकिन कई लोगों की जान भी ले ली। आतंकी हमले के पहले उमर क्या कर रहा था, कैसे कैसे ठिकाने बदल रहा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में नूह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर 10 दिन नूह में रुका। 10 दिन के बाद किराए पर कमरा लिया। शोएब ने उमर को किराए पर घर दिलाया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रीशियन है शोएब। शोएब ने अपनी साली का घर दिलाया था। पुलिस मकान मालिक की तलाश में जुटी है। फिलहाल मकान पर ताला लटका हुआ है। ब्लास्ट के बाद से मकान मालकिन परिजनों के साथ कहीं चली गई है। मकान वाली गली में अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर के सीसीटीवी कैमरे में कई बार उमर की गाड़ी यहां आती दिखाई दी है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट से पहले ठीक 10 दिन पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नूह के हिदायत कॉलोनी के एक घर में 10 दिन तक किराए पर रुका था। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूं। पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से एक घर दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं, ये नूह का हिदायत कॉलोनी है और हिदायत कॉलोनी के इसी घर के एक कमरा किराए पर लेता है उमर और 10 दिन तक यहाँ पर रुकता है। वहीं इसके अलावा पता चला है कि धमाके से एक रात पहले डॉक्टर उमर फिरोजपुर झिरका के एक एटीएम से पैसे निकालने आया था, लेकिन एटीएम बंद था और गार्ड से कहकर पैसे देकर एटीएम खुलवाया। कैश नहीं निकला तो वो दूसरे एटीएम में पहुंचा और पैसे निकालकर उमर वहां से चला गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें नूह की हिदायत कॉलोनी, पिनगवा रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची। यहां कई सीसीटीवी फुटेज में सफेद i20 कार नजर आई जो उमर की बताई जा रही है। वहीं आतंकी डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धौज गाँव की एक दुकान के कैमरे में दिख रहा है उमर यहाँ बैठा अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए दुकानदार को दे रहा है। पुलिस सभी सीसीटीवी वीडियोस की जांच में जुटी है, लेकिन ये साफ है कि उसके मंसूबे नापाक थे। वो लगातार दिल्ली के अलग अलग शहरों की रेकी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियां आतंक की कमर तोड़ने पर लगी हुई हैं। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर रही हैं। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मतलब साफ है कि अब आतंक की बर्बादी तय है और इसीलिए दिल्ली से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। जम्मू से लेकर हरियाणा तक टेरर मॉड्यूल की जांच की जा रही है। अब इसमें एसआईए की एंट्री भी हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसआईए को केस सौंप दिया है। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में टीम ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच एक बार फिर से नए सिरे से और इस एंगल से की जाएगी कि आखिर जम्मू से लेकर दिल्ली तक वो कौन कौन लोग थे, हरियाणा तक जो इससे जुड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से डॉक्टर्स थे जो शाहीन के संपर्क में थे। अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और छापेमारी कर रही हैं और संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों से जिनको हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनकी क्या मंशा थी, या इन लोगों ने उमर को या मुजम्मिल को या शाहीन को या दूसरे डॉक्टर्स को, आदिल को, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया एक साथ मिलकर, आखिर उनकी मदद कैसे की है और ये उनको कैसे जानते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आए। वहीं दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद का घर गिरा दिया गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उमर के परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
दिल्ली में हुए लाल किले के सामने ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में जिस नाम का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो नाम है डॉक्टर उमर। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बतौर डॉक्टर काम करने वाला डॉक्टर उमर, जिसके मंसूबे इतने खतरनाक थे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उनके मंसूबों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पुलवामा में डॉक्टर उमर के उस घर में मौजूद हैं जिस घर को यहां पर ब्लास्ट के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। और आप देखिए इस 2 मंजिला मकान का सिर्फ और सिर्फ आपको अब खंडहर नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब देर रात यहां पर तमाम टीमें पहुंची इस घर को जमींदोज किए जाने को लेकर, उस वक्त इस घर में विस्फोटक लगाया गया और तकरीबन 3 बार विस्फोटक के जरिए इस घर को जो है वो पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। डॉक्टर उमर जिस पर आरोप है कि उसने 13 निर्दोष लोगों की जान ली है, और न सिर्फ 13 लोग बल्कि जिस टेरर मॉड्यूल का वो हिस्सा था उस टेरर मॉड्यूल की मंशा इतनी खतरनाक थी कि तकरीबन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण फरीदाबाद में किया गया, और इसके मॉड्यूल के वो तमाम हिस्से जो देश भर के कई जिलों से जुड़ते हैं उस पूरे मॉड्यूल का जो है वो अब तक भांडाफोड़ किया जा चुका है। लेकिन उमर के अभी भी कई करीबी डॉक्टर ऐसे हैं जिन डॉक्टरों की खोज लगातार की जा रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बीच एक बार फिर पर्यटकों के लिए लाल किला खोल दिया गया है, पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग अभी भी बंद है। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली का लाल किला आज से पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुल गया है। लाल किले के बाहर हुए बम धमाके के बाद पर्यटकों के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया था। अब फिलहाल लाल किला खुलने के बाद पर्यटकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देश के सैलानी के साथ साथ विदेशी सैलानियों का भी लाल किला के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर जानकारी जिस तरीके से मिली है उसके मुताबिक करीबन 50 से अधिक जो पर्यटक हैं अब तक लाल किला का टिकट परचेज कर चुके हैं। तो वहीं अभी भी फिलहाल लाल किला के अंदर और लाल किला के बाहर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। चप्पा चप्पा पर दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान यहां पर सुरक्षा के चलते यहां पर तैनात है। मैं अपने विजय विकास से कहूंगा कि एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आज भी, अब जब लाल किला करीबन कई दिनों बाद पर्यटकों के लिए दोबारा खुला है, किस तरीके से पर्यटकों में अलग उत्साह है, उस जज्बे के साथ फिर से लाल किले के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे। चलिए बढ़ते अगर अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि यहां 14 नवंबर को नतीजे आ गए। महागठबंधन में नतीजों के बाद भूचाल मचा हुआ है। चुनाव के दौरान लालू परिवार में कलह की खबरें सामने आई हैं। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया, और अब रोहिणी आचार्य ने चप्पल उठाने का आरोप लगाते हुए पार्टी और परिवार से खुद को अलग कर लिया है, यानी पार्टी और परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। नतीजे के अगले ही दिन रोहिणी आचार्य पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई। पहले पार्टी परिवार से अलग होने का ऐलान किया और फिर एयरपोर्ट पर तेजस्वी के साथ 2 और लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी आचार्य ने 24 घंटे के अंदर 3 पोस्ट किए, लेकिन आज के उनके दूसरे पोस्ट से सियासी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने भावुक होकर कई बातों का जिक्र किया है। रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई है गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। इतना ही नहीं, कई और बड़ी बातें रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर लिखी हैं और उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए संजय यादव और रमीज नेमत को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल लालू यादव की जब तबीयत खराब हुई थी तो रोहिणी ही वो शख्स थी जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी किडनी लालू यादव को दान की थी और उनकी जान बचाई थी। ये तस्वीर उस वक्त की ही आपको दिखा रहे हैं जब लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और रोहिणी आचार्य ने ही आगे बढ़कर अपने पिता की जान बचाई थी। रोहिणी आचार्य ने 24 घंटे के अंदर 3 पोस्ट किए हैं। पहला पोस्ट उन्होंने 15 नवंबर यानी कल दोपहर 2:42 पर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब पार्टी परिवार से अलग हो रही हैं। दूसरा पोस्ट आज उन्होंने सुबह करीब 11:20 पर किया, जिसमें आरोप लगाया कि उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई थी। और तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है, जो कि करीब उसके 1 घंटे के बाद किया गया था, जिसमें शादीशुदा महिलाओं को मायके से दूरी बनाकर ससुराल पर ध्यान देने की अपील की गई है। रोहिणी ने कहा है कि उन पर किडनी के बदले टिकट और पैसे लेने का आरोप लगा है। दरअसल 2024 में रोहिणी ने सारण से चुनाव लड़ा था।
हालांकि इस चुनाव में रोहिणी बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी लालू परिवार अब रोहिणी आचार्य पर आरोप लगा रहा है। वहीं लालू परिवार में कलह के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप ने एनडीए को नैतिक समर्थन का ऐलान किया है। नीतीश सरकार रोजगार देने वाली सरकार है, तेज प्रताप ये कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं तेज प्रताप कि पलायन रुकेगा, इसीलिए समर्थन दे रहा हूं। वो तेज प्रताप यादव जो नीतीश सरकार को कोसते नहीं थमते थे, लगातार नीतीश सरकार पर आरोप लगाते थे, रोजगार की बात कहकर कई बार प्रदर्शन भी किया, सड़कों पर भी उतरे, लेकिन आज वही तेज प्रताप यादव समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं नैतिक समर्थन देता हूं। सीटें थी नहीं, विधायक है नहीं उनके पास, तो नैतिक समर्थन ही देंगे। तो तेज प्रताप यादव एनडीए को नैतिक समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि रोजगार के मौके देगी नीतीश सरकार और बिहार से पलायन रुकेगा। चुनाव से कुछ महीने पहले लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। अब तेज प्रताप रोहिणी के समर्थन में आ गए हैं। दोनों ने ही संजय यादव पर पार्टी और परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने रोहिणी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने रोहिणी का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलाने की बात कही है। यानी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बताया है, तो तेज प्रताप यादव ने भी रोहिणी आचार्य को सोशल मीडिया पर ही अपना समर्थन दिया है। अब सवाल यह है कि लालू परिवार में टूट बिहार चुनाव के नतीजों का नतीजा है या फिर बिहार चुनाव के नतीजों की वजह से परिवार में टूट हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार पूरी तरह टूटकर बिखरता दिख रहा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद अब लालू को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी ने चप्पल से पिटाई करने वाले का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने राजद की बदहाली के लिए जिन दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, उनमें से एक संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत खान है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू की राजनीतिक विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दोनों ने बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के कैंपेनिंग से लेकर डेली रूटीन और पार्टी के सोशल मीडिया समेत चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन जब चुनावी नतीजा सामने आया और आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई, तो पार्टी और परिवार में विवाद खुलकर सामने आ गया। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने खुलकर पार्टी की हार और परिवार के बिखराव के लिए रणनीतिकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखने से पहले ही सोशल मीडिया पर भी अपने फैसले की जानकारी दे दी थी। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार को त्याग रही हूँ। मुझे संजय यादव और रमीज नेमत ने यही करने के लिए कहा था और मैं इस सब की जिम्मेदारी अपने सिर ले रही हूँ। पहले तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य दोनों के आरोपों के घेरे में तेजस्वी के सलाहकार हैं। दोनों परिवार में फूट डालने का आरोप संजय यादव और रमीज पर लगा रहे हैं। लेकिन लालू परिवार की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी गई है, जबकि बिहार की राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले लालू के कुनबे में बिखराव देखकर तमाम राजनीतिक दल हैरान हैं। विचारधारा की लड़ाई को परे रखकर तमाम नेता लालू परिवार को नसीहत दे रहे हैं। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। कितने तकलीफ है उस लड़की की, तो मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ लालू परिवार को कि जो अपने पिता के लिए किडनी दान किया हो और जिस लालसा में परिवार के भलाई के लिए आई हो,
उसकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तब न वो करिए कि मैं जा रही हूँ। और बिहार चुनाव के नतीजों से साफ है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव अब टूट चुका है और इस टूट के बाद अब परिवार में बिखराव देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में इस तकरार की सबसे बड़ी वजह क्या है। अब आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि दो खेमे में बटे लालू परिवार की पूरी लड़ाई क्या है और कैसे ये लड़ाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। दरअसल लालू और राबड़ी की 7 बेटियां हैं और उनके 2 बेटे हैं, लेकिन राजनीति में 7 में से 4 चेहरों की ही एंट्री यानी 2 बेटियां और 2 बेटों की एंट्री हुई है। पहला नाम है छोटे बेटे तेजस्वी का, जो आरजेडी में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं और उनके साथ हैं मीसा भारती जो राज्यसभा से सांसद भी हैं। दूसरी तरफ है बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो अपनी सीट तक हार गए हैं और अलग पार्टी बना चुके हैं और अब रोहिणी आचार्य भी पार्टी परिवार से अलग होने का ऐलान कर चुकी हैं और अब ये 2 फाड़ लालू परिवार में हो गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि परिवार के साथ साथ क्या पार्टी भी टूटने की कगार पर आ गई है। इस पूरे घमासान पर लालू क्या फैसला लेंगे, सभी को इसका इंतजार है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में जयचंद कौन है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। लालू परिवार के भीतर छिड़ी रार एक बार फिर सामने आ गई है। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य के आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के अब उन लोगों की चर्चा शुरू हो गई है जिनके कारण लालू परिवार के भीतर असंतोष होने का आरोप लग रहा है। चुनाव में मिली करारी हार की वजह से ये असंतोष फिर सतह पर आ गया है। तेज प्रताप ने जिस गद्दार का इशारों में जिक्र किया था, रोहिणी आचार्य ने खुलकर उस शख्स का नाम लिया है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। आरोप है कि लालू परिवार के भीतर इस झगड़े की जड़ में तेजस्वी के करीबी संजय यादव हैं। पार्टी और परिवार के भीतर संजय के दखल की वजह से पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी ने लालू यादव का घर छोड़ने का फैसला किया। आरोप है कि लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी के भीतर संजय यादव की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन लालू परिवार के भीतर एक बाहरी शख्स कैसे इतना ताकतवर हो गया, इसके पीछे की वजह खुद तेजस्वी यादव हैं। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। तेजस्वी यादव ने संजय यादव को राज्यसभा सदस्य भी बनाया है। आरजेडी के असल रणनीतिकार माने जाते हैं संजय यादव। आरजेडी के टिकट वितरण में भी संजय यादव की भूमिका थी। तो लालू परिवार में 2 फाड़ हो गया, यही वजह है। कहा जा रहा है कि अगर परिवार तो टूट गया है, क्या पार्टी भी टूट जाएगी, और अगर पार्टी टूट जाएगी तो बिहार की राजनीति में आरजेडी का क्या भविष्य रहेगा और क्या लालू यादव इसको लेकर के बड़ा फैसला लेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।